नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के आंकड़ों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देश में शुक्रवार को 2,67,331 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 1,22,311 लोग स्वस्थ भी हुए हैं देश भर में, जबकि 398 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा पूरे देश में सामने आया है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मगर बीते 24 घंटे में 398 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 2,64,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर हर दिन लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल देश में 14 लाख एक्टिव केस हैं, तो वहीं तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 14 लाख के पार पहुंचे हैं। तो वहीं नए संक्रमितों को महज 3,000 की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली है। इससे पहले गुरुवार को 2,64,000 लोग संक्रमित मिले थे। तो ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 398 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है। तो लगातार मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार के आंकड़े की बात करें तो यह आंकड़ा 2,64,000 पर पहुंचा था। वहीं हर दिन लगातार बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों में वृद्धि हो रही है। और देश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 6,153 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट प्रदेश में बढ़ चुका है। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो ये 10.21% पर जा पहुंचा है। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत प्रदेश में दर्ज की गई। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे के अंदर 4,000 से भी ज्यादा लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ती हुई अब यह आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। 30,862 पर यह आंकड़ा। वहीं रायपुर में सर्वाधिक मरीजों की पुष्टि की गई। अकेले रायपुर से ही 1,859 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में भी लगभग 1,000 मरीजों की पुष्टि की गई है। 949 पर यह आंकड़ा रायगढ़ का। तो वहीं दुर्ग से 854, कोरबा से 444 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो अलग अलग जिलों में भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। अकेले रायपुर से ही बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 1,800 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। तो वहीं बिलासपुर से 391, राजनांदगांव में 209 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। तो हर जिले से लगभग बड़े आंकड़े आ रहे हैं। जशपुर का आंकड़ा आप देखिए, 188 मरीज यहां मिले हैं। तो वहीं 112 मरीज कोरिया से भी सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज 4,755 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। प्रदेश में आज कोरोना से हालांकि एक भी मौत नहीं दर्ज की गई। ये एक राहत भरी खबर रही। तो वहीं 24 घंटे में 1,020 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 21,387 पर है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी है मध्य प्रदेश में, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार सुरक्षात्मक कदम भी उठा रही है। कड़े फैसले मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर लिए हैं, जिसके तहत कई गतिविधियों पर सख्ती बरती गई है। आंकड़े आप देखिए, मध्य प्रदेश के 4,755 नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। तो वहीं कोरोना से एक भी मौत प्रदेश में बीते 24 घंटे में दर्ज नहीं की गई। हालांकि एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी हर रोज आ रहा है। 1,020 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी मध्य प्रदेश में हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीज इस वक्त 21,387 पर। वैक्सीन का आंकड़ा भी आपको बता दें, लगभग 1,71,000 लोगों को मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाई गई है। तो वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है। अगर अब तक आपने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। जहां पहले और दूसरे डोज को लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बूस्टर डोज और साथ ही युवाओं को भी वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। आप जिस भी आयु वर्ग में हैं, उस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अगर शुरू हो चुका है तो आप टीकाकरण जरूर करवाएं। और आज सीएम भूपेश बघेल के कई दौरे हैं। आपको बता दें, उनके कई कार्यक्रम आज होने हैं। भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो बेहद अहम दिल्ली दौरा माना जा रहा है सीएम भूपेश बघेल का। आज दिल्ली के लिए वो दोपहर में रवाना होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से वो मुलाकात करेंगे।
आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस के आलाकमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो बेहद अहम कई मायनों में दिल्ली दौरा सीएम भूपेश बघेल का। इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और राजगढ़ जिले का दौरा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का वो जायजा लेंगे, वहीं किसानों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12:30 बजे विदिशा जिले के लटेरी तहसील के उनारसी कला और छोटे राघवगढ़ गांव पहुंचेंगे। खराब हुई फसलों का वो जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो प्रभावित किसान हैं उनसे संवाद भी करेंगे। वहीं दोपहर 1:55 पर राजगढ़ जिले के छायन गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का वो जायजा लेंगे। तो दोपहर 3 बजे वापस भोपाल लौटेंगे। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि किसानों की फसलें काफी प्रभावित हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, जिसे लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित क्षेत्रों का, प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर वो जायजा भी ले रहे हैं कि कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही किसानों से संवाद भी कर रहे हैं। तो आज दोनों ही प्रदेशों में सीएम के कई दौरे भी हैं। इसके साथ ही कई बड़ी खबरें हैं। क्या कुछ वो अहम खबरें जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है स्टार जैन और मध्य प्रदेश से हमारे साथ है विवेक। पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। स्टार, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, ये कितना अहम ये दौरा, साथ ही वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी अलग अलग स्तर पर बैठक है, संगठन स्तर पर भी बैठक है। साथ ही साथ राज्य के हितों को लेकर भी वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी मिली है कि उनकी दोनों स्तर के कार्यक्रम है, संगठन के भी और राजनीतिक रूप से भी और सरकार के हिसाब से भी उनके कामकाज है, उनके दौरे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो सकती है। यूपी चुनाव को लेकर भी कुछ कांग्रेस हाईकमान से उनकी चर्चा हो सकती है, किस तरीके से वहां स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे रणनीति बनानी है और क्या जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ के नेताओं को उसमें दी जानी है। इसके अलावा बता दूं आपको कि बड़ी खबरों की बात करें तो मौसम भी एक बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि लगातार जो बदल रहा था मौसम, उसके तहत आज छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और राजधानी रायपुर की बात करें तो सुबह से यहाँ पर काफी बादल भी छाए हुए हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर में टीकाकरण को लेकर महाअभियान शुरू किया जाना है, आज से शुरू किया जाएगा। दरअसल 15 से 18 वर्ष के लोगों के बच्चों के लिए जो टारगेट सेट किया गया था, शुरुआत के 3 दिनों के बाद ही कोविड के मामले बढ़ने के कारण स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिस कारण से थोड़ा सी इसमें लक्ष्य से पीछे हो रही है। हालांकि 50% से ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज से महाअभियान शुरू किया जाएगा। जिस जिले में 312 वैक्सीनेशन केंद्र है जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है, सभी जगह ये लक्ष्य निर्धारण के लिए, लक्ष्य पूर्ति के लिए महाअभियान वैक्सीनेशन का चलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि बिलासपुर रेल जोन में जो मुख्य लाइन है रेलवे की हावड़ा मुंबई, इसमें चौथी लाइन का काम किया जा रहा है। इसी के तहत जो खरसिया से रॉबर्टसन सेक्शन है, स्टेशन के बीच का सेक्शन है, इसमें चौथी लाइन को मेन लाइन से जोड़ने का काम किया जाना है, जिसके कारण कई गाड़ियों को रद्द किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो झारसुगड़ा और गोंदिया के बीच में चलने वाली पैसेंजर है, डेली पैसेंजर है, जिससे हजारों की संख्या में लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आना जाना डेली अप डाउन करते हैं, दैनिक यात्री रहते हैं, वो रद्द रहेगी, तो उससे उनको ज्यादा परेशानी होगी। इसके अलावा करीब 6 से 7 ट्रेनें और भी हैं जिनको जो वीकली आधार पर है, जिनको रद्द किया गया, और करीब 4 से 5 ट्रेनों को 3 से 4 घंटे रोक के रवाना किया जाएगा। और ये आपको बता दूं कि चौथी लाइन का काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इससे लाइन बड़ी लंबी दूरी की गाड़ियों को लाइन क्लियर मिलेगा और ज्यादा तेजी से वो समय कवर कर पाएंगे, इससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी। जी अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक हमारे साथ है। विवेक, मध्य प्रदेश की क्या कुछ खबरें हैं? सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और खासकर हम राजधानी भोपाल, इंदौर,
ग्वालियर और जबलपुर की बात करें तो ये शहर लगातार हॉटस्पॉट बन रहे हैं और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संक्रमण फैल चुका है, लगातार केसेस मिल रहे हैं। हमें यदि बात करें भोपाल की तो पिछले 24 घंटे में भोपाल में 986 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर की बात करें तो 1300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव है। ग्वालियर की बात करें तो 593 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा जबलपुर की बात करें तो 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव केसेस जो है इस 24 घंटे में एक्टिव केसेस बढ़कर जो है 25,000 से ऊपर हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट के समूहों से चर्चा करके निर्देश भी दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से मध्य प्रदेश में चल रहा है। चाहे वो दूसरे डोज की बात करें या फिर हम बात करें जो किशोरों को डोज लग रहा है, जिसमें स्कूल गोइंग छात्र हैं 15 साल से 18 साल की उम्र तक के, उनको जो डोज लग रहा है उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं, चाहे हम ग्वालियर विदिशा की बात करें, जहां पर अभी भी जो है वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल कलेक्टरों को निर्देश भी दिए थे कि इसकी रफ्तार को तेज करें और वैक्सीनेशन पर और कोरोना की जो रफ्तार है उस पर सरकार का फोकस है और सबका ध्यान उसी पर है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पिछले दिनों जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश हुई थी उससे प्रदेश के 18 जिलों की फसलें चौपट हो गई थी और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है विदिशा जिले के लटरी तहसील के गांवों का दौरा करेंगे। इसके अलावा वहीं से जो है राघवगढ़ के पास जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है गाँव का दौरा करेंगे और फसलों को देखेंगे। इसके साथ ही किसानों से भी मुलाकात करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह निवाड़ी जिले में और अशोकनगर जिले में फसलों का जायजा लिया और किसानों से मुलाकात की थी और तत्काल कलेक्टरों को निर्देश दिए थे जो पीड़ित किसान हैं उनको राहत राशि तत्काल दी जाए। आज भी मुख्यमंत्री किसानों की पीड़ा सुनकर उनको जो है राहत पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ सर्वे का कार्य भी चल रहा है। अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल जो है पिछले बारिश में चौपट हुई है और यही कारण है कि सरकार बीमा कंपनियों को निर्देश दे चुकी है कि 25% जो नुकसान की भरपाई है वो अभी तत्काल की जाए और बाकी जो शेष राशि है वो फसल कटाई के वक्त दी जाएगी। लेकिन 25% नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों को तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। तो आज मुख्यमंत्री के दौरे में देखना होगा कि क्या कुछ खास रहता है और क्या निर्देश देते हैं। दे दें, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। चौथी लाइन कनेक्टिविटी की वजह से एसईसीआर की 25 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। आज से 26 जनवरी तक अलग अलग दिनों में 16 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है तो वहीं 4 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही 5 दूसरी ट्रेनें इस दौरान देरी से रवाना होंगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के खरसिया रॉबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। इसके लिए आज से 26 जनवरी तक का समय तय किया गया है, जिसे देखते हुए एसईसीआर की 16 ट्रेनों को रद्द करने और 4 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में डायवर्ट करने का फैसला लिया गया। प्रभावित ट्रेनों में कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से इसका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि रेल अधिकारी यात्री सुविधा के लिहाज से चौथी लाइन कनेक्टिविटी को अहम मान रहे हैं। उनका कहना है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों के परिचालन में गति आएगी और रेल सुविधाओं में भी विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर हवाई यातायात पर फिर पड़ने लगा है। रायपुर एयरपोर्ट पर पिछले 2 हफ्ते से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले जहां आने वाले यात्रियों की संख्या 48,000 थी, वो अब घटकर इस हफ्ते 31,750 पर रह गई है। मतलब एक हफ्ते में ही 33% की कमी देखने को मिल रही है। कम होते हवाई यात्रियों का असर अब उड़ानों पर भी पड़ रहा है। 2 हफ्ते पहले तक 394 फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ करता था, जो कि इस हफ्ते 364 पर पहुंच गया है। वहीं बीते 4 दिनों में ही करीब 35 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। कोरोना संक्रमण के मामले अगर इसी तेजी से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों की संख्या में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक एविएशन सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं टूरिज्म सेक्टर पर भी कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। करीब 90% लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं। वहीं बाकी के 10% भी रद्द होने की कगार पर हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर में यात्री बसों और ट्रेन के लिए कोई नई गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की गई है। बसों और ट्रेनों में यात्री पूरी क्षमता के साथ यात्रा कर रहे हैं, वहीं उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हम केवल छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसमें से करीब 8,000 संक्रमित तो केवल राजधानी रायपुर के ही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तर्ज पर तीसरी लहर में भी नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, मगर अब तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग यही हालात ट्रेनों की भी है। वहीं बस ऑपरेटर्स का ये कहना है कि कोरोना के डर और ठंड की वजह से वैसे ही यात्री कम है, इसके बाद भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक सवारी की क्षमता 50% कर दी गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तभी आदमी लोग अपने खुद समझना चाहिए कि क्या गाइडलाइन होना चाहिए है। अब वो सब खुद चलेंगे तभी होगा। अब लेकिन गाइडलाइन होनी चाहिए। जो पुरानी गाइडलाइन थी उसी को अडॉप्ट किए हैं कि 50% पैसेंजर लेके यात्रियों को सफर करें और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, लेकिन वो उतना होना तो मुश्किल है। कहीं कहीं लोकल गाड़ियों में नहीं हो पा रहा है। मास्क जरूरी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। टेस्टिंग को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन न केवल बस स्टैंड और हवाई अड्डा पे, हम लोग जहां भी ऐसी संभावना है उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रहा। यहां अब भी रेल यात्रियों को एमएसटी की सुविधा का लाभ नहीं मिलता। बीते 1.5 साल में से ज्यादा समय से एससीसीआर में एमएसटी की सुविधा बंद है। एससीसीआर की 106 ट्रेनें बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से बंद है और यही नहीं, इसमें भी सबसे ज्यादा 66 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनका परिचालन ठप पड़ा हुआ है। पैसेंजर ट्रेनों में ही सबसे ज्यादा एमएसटी धारक सफर करते हैं और ऐसे में एमएसटी धारकों को यात्रा के लिए दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दुगना चार्ज देकर उन्हें यात्रा करनी पड़ती है। वहीं रेल यात्रियों का ये कहना है कि रेलवे को पहले की तरह फिर से एमएसटी की सुविधा शुरू करनी चाहिए ताकि रोजाना अप डाउन करने वाले यात्री परेशान ना हो। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि एमएसटी को लेकर रेल बोर्ड से कोई भी निर्देश अब तक नहीं मिले हैं। 300 के 400 एक महीने में चल जाता था, तो अभी वो सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। एक्चुअली वो मिल रहा है अभी हर पर डे के हिसाब से हम लोगों को चार्ज करना पड़ रहा है। हम लोग को चार्ज टिकट लेना पड़ रहा है। उसमें क्या है ना, ये पर डे अब हम लोगों को 100 रुपया 150 रुपया लग जा रहा है। इसमें बहुत ही दिक्कत हो रहा है। आज भी वो सारी पैसेंजर और लोकल ट्रेनें स्पेशल के नाम पर चल रही हैं दुगने किराए पे। साथ ही साथ जो एमएसटी की सुविधा थी वो भी बंद है, जबकि कई रेलवे ने, उत्तर रेलवे ने और दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे आदि ने एमएसटी की सुविधा शुरू कर दी है। एमएसटी का जो प्रोविज़न है वो स्पेशल ट्रेनों के लिए नहीं है। जब हमारे यहाँ अभी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चल रही है, इसमें एमएसटी के प्रावधान के लिए कोई दिशा निर्देश आया नहीं है। स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों में दिशा निर्देश आने के बाद ही एमएसटी के संबंध में कोई डिसीजन लिया जाएगा। मुरैना जिले के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय चंबल अंचल के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुरैना जिले में विकास कार्य निरंतर चालू है और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। जिले के मुख्य रूप से पेयजल योजना और चंबल एक्सप्रेसवे के विकास को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और जल्द ही इस विकास कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। जिले में जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उसमें गति देने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुरैना जिले में विकास के अनेक काम चल रहे हैं। पीने के पानी की योजनाएं हैं, कृषि है, तालाब है, हमारा चंबल एक्सप्रेस वे है, मनरेगा में निर्मित होने वाली संरचनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क है, लोक निर्माण विभाग की सड़क है, नेशनल हाईवे है। ऐसे सभी विषय थे लगभग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसे लेकर किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था
व्यवस्था को और अधिक विस्तृत करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की ये कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सस्टोन और सिया कासा गांव का दौरा किया। यहां प्रशासनिक अमले के साथ वो पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। सीएम शिवराज ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया है। किसान में उपस्थित हर की राशि मिला के लगभग नुकसान की भरपाई कर देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। और बीमा का पैसा और राहत की राशि मिला के लगभग नुकसान की भरपाई कर देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। किसान है उनको 30,000 रुपए की 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। इंसान की भगवान ना करे लेकिन जान भी चली गई तो 4 लाख रुपए की राशि। तो जिस तरह का नुकसान हुआ उसके अलग पैसा, तो इस नुकसान की भरपाई करके किसानों को पूरी राहत देंगे। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अलग ही अंदाज देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा बिना किसी सुरक्षा और तामझाम के शहर की गलियों में घूमे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गृह मंत्री शहर के कई वार्डों में डोर टू डोर घूमे और अधिकारियों को फोन लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाया। गृह मंत्री ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उनाव बालाजी पहुंचकर भगवान भास्कर के यंत्र के दर्शन किए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मकौनी गांव में विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बाकी की पार्टियां समाज को तोड़ने का काम करती हैं। कैसे लोग जातियों में बट जाएं, कैसे विभाजन हो जाए। विकास कोई नहीं करता, मदद कोई पार्टी नहीं करती। मित्रों, आज भी मैं आया हूं आपके बीच में। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल के स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर सरकारी वकील ने यह आरोप लगाया कि जीपी सिंह पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे। सरकारी वकील ने जीपी सिंह की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग रखी थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति दे दी। और अब खबर खंडवा की, जहां पर हिंदू जागरण मंच ने पद्मनगर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि बंगाली कॉलोनी में लगे एक बोर्ड पर कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। थाने के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो गए। वहीं मौके पर सिटी एसपी ललित गठरे पहुंचे और लोगों से बातचीत की, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया। उन्होंने आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत ये थी कि वहाँ पर एक बैनर पे आपत्तिजनक उस पर चीज़ें लिखी गई थी भगवान के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। अभी हमने ये आवेदन को जांच में लिया है और इस पर हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई है शीघ्र करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।